अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। मैं हूं मसूद रजा। वस्त एशिया में जंग 10वें रोज में दाखिल हो चुकी है। एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ईरान रेसिप्रोकल अटैक कर रहा है। जितने अहदाफ ईरान के निशाना बनाए जा रहे हैं, ईरान भी उतने ही अहदाफ उसी वक्त और उसी शिद्दत के साथ निशाना बना रहा है। इन 9 दिनों में जो गुजरे हैं और ये 10वां दिन, ये साबित हो गया एक मरतबा फिर कि अमरीका अपने इत्तेहादियों को हिफाजत देने में नाकाम रहा। ये पूरा रीजन, गल्फ रीजन, जहां पर अमरीकी बेसिस पर उसके मफादात पर हमले हो रहे हैं, ये सारा का सारा अमरीका के इंतज़ाम में, उसकी सिक्योरिटी में ये पूरा खित्ता है। और अमरीका की सिक्योरिटी के खित्ते में ईरान मुसलसल अटैक्स कर रहा है, जिससे अमरीका में परेशानी है। अमरीका के फौजी मारे जा रहे हैं, अमरीका का बहुत बड़ा दिफाई साजो सामान उसका नुकसान हो रहा है। और फिर यही नहीं, जब हमले ईरान के अंदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं तो ईरान उसके जवाब में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। चाहे वो अबू अल सालिम बेस हो, चाहे वो सेंटकॉम हो, चाहे वो 5th फ्लीट हो, चाहे वो समंदर के अंदर ईरान के अमेरिका के बहरी जहाज हों, चाहे वो आसमान पर उड़ते हुए ड्रोन या जहाज हों, सभी निशाना बन रहे हैं। नुकसान ईरान का भी हो रहा है, लेकिन ईरान उसे एब्जॉर्व कर रहा है। लेकिन अमेरिका का और खलीजी ममालिक में जो नुकसान हो रहा है वो उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने के फौरी बाद से ये कहना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और अच्छी खबर अब यह है कि ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो वहाँ के सदर का पैगाम लेकर आएंगे, यहाँ वज़ीर आज़म से मिलेंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलेंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिलेंगे, और उस पैगाम के बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। चाइना बहुत एक्टिव इसमें हो चुका है। जो हमला हुआ ईरान में ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर प्लांट पर, उस पर रशिया में गुस्सा है, क्योंकि रशियन इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे थे और रशिया पहले कह चुका था कि अगर इस साइट पर हमला हुआ तो हम इसे अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे। तो जंग जिस तरफ जा रही है, कुछ भी कहना इस वक्त कबल इस वक्त होगा। मामला मुज़ाकरात की तरफ भी जा सकता है और मामला मुज़ाकरात से बढ़कर जंग की एस्केलेशन की तरफ भी जा सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका ने CPOA डोनाल्ड ट्रंप ने रिवोक किया। उसके बदले में उन्होंने MOU के 14 पॉइंट्स दिए। 14 पॉइंट्स उनके लिए डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साबित हुआ। अब इस 10 दिन की जंग के बाद ईरान कह रहा है ये 14 पॉइंट्स भी उसके लिए कम है। हालांकि 14 के 14 पॉइंट्स ईरान के हक में थे, ईरान इसमें मजीद सख्ती बरत रहा है। कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मुख्तसर वक्त में ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। और नतीजा यही, जंग एस्केलेट करती है तो पूरी दुनिया की मईशत चौक हो सकती है। अगर ईरान को आपने गिरा देना है, तबाह कर देना है, तो उससे पहले ईरान पूरी दुनिया की मईशत को गिरा देगा। वो बाबुल मंदब को बंद कर देगा, हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, सबसी केबल काट सकता है, मिडिल ईस्ट में डेटा सेंटर्स को निशाने बना सकता है, वो बिजनेस सेंटर्स को निशाने बना सकता है, दुनिया भर के बैंकिंग निज़ाम को तबाह बर्बाद कर सकता है। वो बहुत कुछ कर सकता है, मगर अभी वही हो रहा है, जैसे हमले हो रहे हैं वैसे ही उसका जवाब दिया जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करते हैं। एस्केलेशन जो हो चुकी है, नज़र तो आ रहा है कि मुज़ाकरात की बात हो रही है, सालिस कोशिशें कर रहे हैं, एक हाई लेवल राब्ता भी हो रहा है, पाकिस्तान उनके वज़ीर दाखिला आ भी रहे। लेकिन जंगी नुक्ता निगाह से अगर देखें तो इस वक्त जंग जिस लेवल पर है, आपको क्या लगता है, ये मज़ीद फैल रही है या अब ये वहाँ तक जा चुकी है कि मुज़ाकरात नागुज़ीर हो रहे हैं और यहाँ पर बातचीत का अमल अब शुरू होगा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज जो हैं, अमेरिका और ईरान, दोनों टेबल पे आके बैठना है और पहले भी बैठे हैं। MOU साइन हुआ इस्लामाबाद का, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको हैसल नज़र आई, प्रॉब्लम्स पेश आए, उसकी मेनली 3 रीजन्स हैं, 3 वजूहात हैं। और 3 वजूहात क्या हैं? 3 प्रेशर पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हुर्मुज़ जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट के तौर पर सामने आया। ईरान ने जो कंप्रोमाइज़ किया अपनी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर जो है उसको छोड़ने पे और एनरिचमेंट के ऊपर जो भी बातचीत की, बयान भी दिया, वो इसलिए छोड़ा कि दुनिया में पहली दफ़ा हुआ कि जंग के दौरान जंगी कैपेबिलिटी जो है उसको इस्तेमाल करने के बजाय जियोग्राफी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जियोग्राफी है आपने हुर्मुज़, उसको उन्होंने सेकंड एटॉमिक बम के तौर पे इस्तेमाल किया ईरान ने, और उसकी नॉब बटन जो है उसके हाथ में, और वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट ये है।
अपने हाथ में क्यों रखना चाहते हैं? ताकि फ्यूचर में भी जब इनका कंट्रोल हो, अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से ऐसी कोई बात होती है या गल्फ कंट्रीज की तरफ से, तो उस नॉब को या बटन को इस्तेमाल करके फिर इसको चोक कर दें। और इसकी वजह से उनको लिबर्टी ऑफ एक्शन मिल रहा है। अपने हुर्मस की वजह से उनका लिबर्टी ऑफ एक्शन बहुत बढ़ गया हुआ है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं जियोग्राफी और की वजह से वर्ल्ड की जो इकॉनमी है उसको चोक करके, और ये ना सिर्फ के रीजन अमेरिका या इसराइल या खित्ते के ममालिक, ये पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। इतना बड़ा ये सिर्फ ये प्रेशर पॉइंट जो है वो ये कि अगर उसका डिफेंसिव नहीं है ना, ऑफेंसिव भी उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ऑफेंस भी उसी तरह से हो रहा है, निशाना बन रहे हैं और बड़ी प्रिसिशन के साथ निशाना बन रहे हैं। जी मैं बताता हूँ आपको, हाँ जी मैं बताता हूँ, हाँ जी जी। तीसरा जो है ये इसको इसलिए हाथ में रखना चाहते हैं कि ये दिस अ बिगेस्ट बार्गेनिंग चिप फॉर द नेगोशिएशन। इसको हाथ में रख के आप देखें कि वो उन्होंने पहले 14 में से 12 शर्तें मनवाई, अभी भी इस पे करने। तो आर्टिकल 5 इसमें फंसा हुआ है कि हु विल कंट्रोल द आपने हुर्मुस। अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो हिस्सा है 22 किलोमीटर होता है, जो टेरिटोरियल वाटर होता है उस पर उसकी होनी चाहिए। बाकी जो 11 किलोमीटर तक है ओमान के सामने से उस पर सेफ लेन बना के बाकी दुनिया वहाँ से आए ताकि ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाए। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट का पहला पॉइंट है, जैसे जंग दोबारा शुरू हुई और बढ़ी है। दूसरा प्रेशर पॉइंट है इजराइल एंड द लॉबी ऑफ इजराइल, जो प्रेशराइज कर रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। जेडी वैंस साहब का बयान बड़ा क्लियर है उस पर कि पैसे खर्च किए इसको वायलेट करने के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी को। और तीसरा प्रेशर पॉइंट ईरान के बीच में बैठा हुआ है, जो पासदार इनकलाब है, जो ईरान ने कमिट भी किया कतर में, जो एक नेगोशिएशन चल रही थी कि आइंदा से वेसल को निशाना नहीं बनाएंगे। ट्रम्प कहते हैं कि वो बाहर निकलें और दूसरे घंटे में उनको निशाना बना दिया। तो जब तक ये 3 प्रेशर पॉइंट सेटल नहीं होते ये जंग जारी रहेगी। इसके बढ़ने के इम्कानात मैं समझता हूँ बहुत कम है, क्योंकि इसका जो चौथा प्रेशर पॉइंट है बाब अल मंदब का, वो भी ईरान और हूसियों के पास है। अगर वो भी चोक हो जाता है तो 48% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी जो है वो चोक हो जाएगी, उसको कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ईरान पे भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो टाइम अगर लूज कर देते हैं, ये वाला बड़ा कीमती टाइम है, जंग के बीच में टाइम एंड स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लूज कर दिया तो उनको मे भी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर इस तरह की ना मिले, क्योंकि अमेरिका उसके एलाइज, अभी आपने यूरोपियन यूनियन नेटो देखा कि वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ नेटो कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए थे। अगर उनके मफादात पे जिद पड़ती है तो वो भी अमेरिका के साथ आके खड़े हो जाएं ईरान के खिलाफ। अभी जबकि दुनिया काफी ईरान के हक में थी, तो ईरान ये पॉइंट जो है एग्जिट विंडो इसको लूज नहीं करना चाहेगा। और अमेरिका भी चूंकि प्रेशर है काफी प्रेसिडेंट ट्रम्प पे, लेकिन लॉबी दूसरी बैठी हुई है अमेरिका में जो चाहती है कि ये इंप्लीमेंट हो, ताकि उनकी पार्टी की जो अप्रूवल रेटिंग रूज हो रही है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पब्लिक का प्रेशर है, मिडल ईस्ट का प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है, उसको वो सॉफन अप करें करके ताकि अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकें। तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन मीडिएटर्स काम कर रहे हैं। आप कुछ दिनों में भी देखिएगा कि आज इंडिकेशन भी एक आया कि 10 दिन का जो है इसमें वक्फा कर लिया जाए। तो अल्टीमेटली नेगोशिएशंस हैं, दोनों हटेंगे एक एक कदम पीछे, और इसके ऊपर आर्टिकल 5 पे भी कोई ना कोई इस पे एग्रीमेंट हो जाएगा। वो तो वक्त होगा। तो क्या वो वक्त आ गया? आपने 4 प्रेशर पॉइंट बताए, तो इन 4 प्रेशर पॉइंट्स में से 3 जो हैं वो तो आपने बताया कि वो ईरान के पास हैं। तो डॉक्टर साहिबा, दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होते हैं, दोबारा से बातचीत शुरू होती है, तो एतमाद तो है नहीं। एक पॉज आया, जिस वक्त ये पॉज आया था, जब MOU हुआ था, उस वक्त भी हमारी आपकी बात होती थी, तो ये गुफ्तगू होती थी कि ये दोबारा पलट कर आएंगे, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। तो अब ईरान दोबारा स्ट्रेटेजिक पॉज का मौका देगा, क्योंकि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अगर चाहे तो दुनिया को 1, 2, 4, 6 महीने तक शदीद परेशान कर सकता है और वो दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर बार बार वो मौका देता रहेगा तो फिर वो शायद उसकी वो पोजीशन नहीं रहेगी। तो जंग रोकना उसके हक में है या जंग को जारी रखना उसके हक में है? नहीं, उसके हक में जंग को रोकना है। उनको भी स्ट्रेटेजिक पॉज की जरूरत है, और चाइना जो है उसका बहुत नुकसान हो रहा है। जितना उनकी प्लानिंग से ज्यादा ये जंग जो है और ये ब्लॉकेड जो हैं ये लिंगर ऑन करेंगे। उन्होंने अपनी एक कैलकुलेशन की हुई है जो कि इसका हतमी टारगेट भी है, तो ये भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सिर्फ ईरान के उस पे नहीं है।
تو ایران اس نو وار نو پیس کی صورتحال پہ یہ سب جانتے ہوئے کہ یہ پاز ہے، اور ابھی جو ہے ابھی کل ہی ایک پروگرام میں میں کہہ رہی تھی کہ جو پاکستان نے پروپوز کیا ہے، رائٹر نے تو آج پبلش کیا ہے، یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے ایک دو دن سے، کہ پاکستان نے پروپوز کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بند کی جائے، اور ہر فرنٹ پہ، اور ساتھ میں اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کا انتظام جو ہے، کنٹرول سے تو خیر ویسٹ بہت چڑھتا ہے، تو اس کا انتظام جو ہے وہ ایران اس کو انڈسکریمنیٹلی جو ہے وہاں سے کارگو ویسلز کو گزرنے دے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے، اور پھر اس کے بعد نیگوسیشن کے لیے بیٹھتے ہیں، جس پہ ویسٹ سے بھی اتنا کوئی ہمیں خوشائند جواب نہیں آیا، اور ایران نے تو خیر یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ جو ایم او یو کے 14 پوائنٹس ہیں جو ٹوٹلی ان کی طرف ٹلٹ کرتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب ہم اس میں بھی کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں جی. تو اب یہ جو ایسکلیشن کا ٹریپ ہے، یہ کسی بھی جو ملٹری جو کسی بھی جنرل کا، کسی بھی وار پلانر کا ایک نائٹ میئر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر دو ایموشنز انوالو ہو جائیں، دو ایلیمنٹس ہو جائیں، ایک ہے بلڈ گلٹ اور دوسرا وینجنس ہے. تو پھر جب اس کو اپنے ہر ڈیسیژن میں یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رکھنی پڑتی ہیں تو اس سے آبجیکٹیوٹی تو بہت سفر کرتی ہے کہ آپ کے دونوں طرف سے اب انتقام ہے. اب ویسٹ مانے نہ، لیکن امریکہ کی طرف بھی 2 میڈکس پلین جو ہیں وہ رامسٹائن ایئر بیس پہ اترے ہیں، اور ہلاکتیں بھی ہیں جس کو وہ بتا نہیں رہے ہیں، ایون مسنگ پرسن ہیں، اور مسنگ کی ٹرانسلیشن یہ ہو رہی ہے کہ جو میزائل سے بہت قریب ہے، ہیومن باڈی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. تو اگر اس حد تک بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی یہ ہے کہ اکانومی کو بچانے کے لیے ٹرمپ کو پھر دوبارہ سے پش کیا جا رہا ہے، جیسے پہلے انہوں نے بہت اجلت میں ایک کمپرومائزڈ قسم کا جو ہے ایم او یو ورسائے پیلس میں بیٹھ کر نہ اس کی سگنیفیکینس کو دیکھا، وہاں پہ سائن کر دیا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ جو جہاز ہیں وہ راستہ کھلنا چاہیے اور تیل آنا چاہیے. اب بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ چلو 10 دن ہے، ان کو کسی نے کہا ہوگا تو آنا چاہیے، اور اسی ٹائم فریم کا ایران بھی فائدہ اٹھائے گا. لیکن دونوں پارٹیز اگر ریئلسٹکلی کسی بات کرنے پر بیٹھتے ہیں تو اس ایم او یو پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اس میں امریکہ کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان 14 پوائنٹس میں سے امریکہ کے لیے کیا ہے؟ اور شاید وجہ بھی یہی ایم او یو بنا ہے کہ بعد میں ان کو یہ خیال آیا کہ یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکیومنٹ آف سرنڈر ہے. نہیں، ان کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ یہ سرنڈر ہی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کو ساری دنیا ویسے بھی ایگریمنٹ نان کیپیبل کہتی ہے، اور انہوں نے خود بھی اس ایگریمنٹ کو، چاہے یہ مفاہمتی یادداشت تھی، اس پہ کوئی مفاہمت ان کی تھی نہیں، ان کو صرف وقت چاہیے تھا، ایرانیوں کو پتا تھا وقت چاہیے تھا. سب سے آکورڈ پوزیشن تو ہماری ہے، جن کا ڈپلومیٹک کیپٹل جو ہے اس پہ لگا ہوا ہے، جن کی دوستیاں یاریاں. ایکسیلنسی امبیسڈر صاحب موجود ہیں، امید ہے کہ وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ یہ سال کی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی، جنہوں نے یہ دوستیاں، یہ مہربانیاں اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ریسیپروکل ہوتی ہیں. اس ریجن کے اندر ہر ملک ہم سے بات کرتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہماری مانتا ہے. یہ ہمارا کیپٹل ہے. ایران سے اس کا پڑوسی آذربائیجان سے ان کی نہیں بنتی، ترکی سے ان کی نہیں بنتی، گلف سے تو خیر کیا ہی کہنے، چائنا اور رشیا کے ساتھ ان کی جو امپیریل جو ہے ان کی وہ رائیولریز ہیں، جو اب جا کے کہیں فنکشنل ریلیشن میں بدلی ہیں. تو ان کو تو عادت ہے اپنی سویلائزیشنل ہیوبرس میں رہنے کی، جس کے ساتھ اب ریلیجیس سیکریفائس اور پھر نیشنل پرائڈ مل گئی ہے، اور ایک لیتھل سا کامبو بن گیا ہے. تو آکورڈ پوزیشن تو ہماری ہے، جو اس ریجن کے اندر سٹیبلٹی چاہتے بھی ہیں، جو چائنا کے ویژن کو آگے بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں، انڈیویزیبل سیکیورٹی بھی چاہتے ہیں، ون ون کوآپریشن بھی چاہتے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ بھی چاہتے ہیں، سیولائزیشنل ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جے سی پی او ٹرمپ نے ریووک کیا، اس سے برا ان کو ایم او یو ملا ان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ اب اس پر بھی بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں بھی ہم تبدیلی چاہیں گے. تو اتنا سخت قسم کا اگر کوئی معاہدہ، کوئی ڈیمانڈز ایران کی طرف سے آتی ہیں تو کیا گنجائش بچتی ہے پھر جنگ کو روکنے کی؟ اور جنگ کو نہیں روکتے تو پھر مذاکرات کی کیسے گنجائش نکلتی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھنا تو یہ ہے کہ برداشت کا مادہ کس میں ہے. ایران میں زیادہ ایبزارپشن ہے پاور یا امریکہ میں ایبزارپشن پاور زیادہ ہے؟ باقی تو ان کی چلے فوجوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ
امریکن ایک سپر پاور ہیں, ان کی فوجیں 50,000, تو صرف فوجی ان کے اس علاقے میں تعینات ہیں, اس خطے میں تعینات ہیں. 20 کے قریب تو جنگی جہاز انہوں نے لا کے کھڑے کر دیے ہیں نیول اپنے, اور اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فائٹر پلینس ہیں, باقی ساز و سامان. یہ اور بات ہے کہ پچھلی جنگ میں کافی تباہی برباد ہوئی, 17 کے قریب ان کے جو بیسز ہیں اس پر حملے ہوئے اور کافی نقصانات ہوئے, اکارڈنگ ٹو دیئر اون میڈیا اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اون انفارمیشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو جب اس کے بعد انوینٹری ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے امریکہ کی, تو ایک پریشر تو ہے وہ, اور دوسری چیز یہ کہ امریکہ میں ایبزارپشن پاور کم ہے, ایران میں زیادہ ہے, لیکن کتنی حد تک, کب تک؟ ایران کی 88.6% انفلیشن پہنچ گئی ہے یقیناً لوگوں کے لیے, اور دنیا اس وقت جس معاشی تانے بانے سے بنی ہوئی ہے, وہاں ایرانین میں ایبزارپشن اپنی جگہ پر, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, اور اس لمٹ کو اگر اس کا تعین کیا جائے تو کچھ رپورٹس ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 مہینے تک تو وہ اس کو کر لیں گے, اس کے بعد ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بلاکیٹ کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. کچھ 30 ملین کے قریب, ملین ٹن کے قریب تو خوراک ان کی امپورٹ ہے. ان کی اپنی فیول, حالانکہ وہ اتنا تیل پیدا کرتے ہیں, لیکن ریفائنڈ فیولنگ کے لیے صرف 26 ملین لیٹرز جو ہے ان کو وہ خود ریفائن کر سکتے ہیں, باقی قریب 4 ملین کے قریب منگواتے ہیں. تو بہت سارے مضمرات ہیں جس کی وجہ سے ان کے بھی مگر جب ہم 3 مہینے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو 3 مہینے تک پہنچتے ایران اگر اپنے تمام آپشن استعمال کرتا ہے, مطلب یہ کہ وہ ڈیٹا سینٹرز کو بھی نشانہ بناتا ہے, وہ سبسی کیبلز بھی کاٹ دیتا ہے, وہ باب المندب بھی بند کرتا ہے, وہ ہرمز بھی اس نے بند کیا ہوا ہے, تو 3 مہینے میں پھر دنیا کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ ایران کی جو حال ہوگا سو ہوگا, دنیا کا کیا حال ہوگا پھر؟ نہیں, دنیا وہ اذیت تو اس نے برداشت کی نا, جو ابھی تک وہ ڈسرپشن تو ختم ہی نہیں ہوئی. جو ڈسرپشن پچھلی 107 دن میں ہوئی ہے سپلائی چین کی, جس میں کہ فرٹیلائزر ہے, جس میں کہ فورس فیول کی تھی, اور جس کی وجہ سے پوٹیشیم ہے, جس کی وجہ سے سلفر ہے جو دوائیوں میں کام آتا ہے, اور بہت سارے معدنیات, ان کا تو ابھی تک سپلائی چین پوری جا کے جڑ ہی نہیں سکی ہے نا. تو اس کے بعد ابھی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کا 130 جہاز گزرتے تھے, اب 5 اور 6 بھی نہیں گزر سک رہے ہیں, ایون ایران کی اجازت سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے دوبارہ ڈسرپشن شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم اس بات پر ہمیں بڑی آسانی سے ہم اس چیز کا تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھی اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی, اور جب نہیں ہو سکتی تو اس کا پریشر کس پہ پڑے گا؟ اور پڑ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پہ پڑ رہا ہے. اپنی آبادی کا پریشر کس پہ پڑ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پارٹی پہ پڑ رہا ہے. گراف کس کا نیچے گیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پارٹی کا گیا ہے. نیو یارک کی ابھی تازہ ترین جو پولز آئے ہیں اس میں 2023 اور اس کو کمپیئر کیا جائے تو دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی پاپولرٹی میں بہت کم. نیتنیاہو کیا کہتے ہیں؟ نیتنیاہو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا یوتھ میں کیا گیا ہے, امریکہ میں یوتھ ہمارے خلاف ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی اسرائیلی لابی پہلی دفعہ پریشر میں آئی ہے, اور اس کا ایک بھانڈا پھوڑ دیا جے ڈی وینس نے پرسوں, اس کے بارے میں بالکل صاف صاف بتا دیا. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ سمیٹ کے اور پھر اندازہ کریں کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی, یہ بات درست ہے کہ ایسکلیٹ ہوئی ہے, لیکن کتنی ایسکلیٹ ہوئی ہے؟ یہ جتنا حملہ ایران پر ہوا اتنا حملہ ایران نے اسی کیلیبریٹڈ وے میں جواب دے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کے پاس 108 پہلے دن جو ٹارگٹ کیے گئے تو ایران نے دوسرے دن اتنے ہی ٹارگٹ کر لیے, کوئی ایران اس سے آگے گیا نہیں گیا. اچھا, ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچایا, اس کی پاور پلانٹ کو نقصان پہنچایا, انہوں نے کویت میں کر دیا. تو ترکی ایران جواب دے رہا ہے, ایران اپنے طرف سے ایسکلیٹ نہیں کر رہا ہے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل قانون کے ترازو میں تولیں تو میں آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ سیکشنز اور آرٹیکلز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد یہیں سے اس کو شروع کریں, کیونکہ بہت اہم, یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلے مان لیں 3 مہینے کا وقت ایران کے پاس ہے کہ وہ ایبزارو کر سکتا ہے, لیکن 3 مہینے تک اس کے پاس جو آپشنز ہیں, ابھی بھی جو ایسکلیشن ہے وہ پچھلی ایسکلیشن سے بہت زیادہ آگے نہیں ہے. بہت زیادہ آگے کا مطلب یہ کہ ابھی یو اے میں ڈیٹا سینٹرز پہ حملے نہیں ہوئے, ابھی بزنس سینٹرز پہ حملے نہیں ہوئے, ابھی سبسی کیبل نہیں کاٹی گئیں, ابھی مکمل طور پر باب المندب بند نہیں ہوا, ابھی بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں ہوئی ہیں. لیکن اگر ایران پر بات وہاں تک آ گئی کہ ان کا سروائیول مشکل ہو جائے تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. تو پھر اس وقت بھی ایران بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے, اس کی پالیسی سے, اس کے انداز سے کتنا بھی اختلاف کیا جائے, لیکن گراؤنڈ ریلیٹیز شاید یہیں گے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक डॉक्टर जमील साहब, आपसे ही शुरू करता हूँ इस राउंड को और जो गुफ्तगू कर रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए कि अभी एस्केलेशन हुई है लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। ईरान पे बात बन गई तो फिर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल की तनसीबात पूरे खित्ते में, ये तो फिर एक ऐसी तरफ जा सकती है कि ना रुकने वाला सिलसिला और दहाइयों तक चलता रहे, तो इसको रोकना तो लाजमी है। और ये जी प्लीज़। ये एक्सीडेंटली अगर बात वहां तक पहुंच गई, ईरानी बड़े दानिश्वर लोग हैं। आपने देखा कि नेगोशिएशन के दौरान भी उन्होंने कितना टफ टाइम दिया। जब उन पर फरवरी 28 को हमला किया गया तो उन्होंने क्या बयानात दिए। जान मीर शाइमर के मुताबिक जितने भी बयानात आ रहे हैं ईरान की तरफ से आए वो बड़े जचे तुले और बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में आए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पे बिल्कुल नॉन डिप्लोमेटिक अंदाज में चीजें आती रही और बड़े हचकुलों के साथ आती रही। तो ईरान तो बड़े उस अंदाज में चल रहा है। और जिस तरह की मैं आपको बता रहा था कि वो 3 जहाजों पर असल तो दोबारा इस वक्त मामला क्यों दोबारा रिन्यूड अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स क्यों शुरू हुए, वो हरमुज से 3 जहाज गुजर रहे थे, कतर और सऊदी अरब और सिंगापुर के, उस पर ड्रोन, और उस पर ईरान ने क्या दिया कि हमारे सिस्टम की इसमें थोड़ी सी गलती है। बात यह है कि ईरान से अगर गलती हुई तो इंटरनेशनल कानून में दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ हाई सीज में, कि अगर किसी मुल्क के जहाज पर जिसका फ्लैग वो उड़ा रहा हो हमला हो तो उसकी रेमेडीज क्या है। तो उन मुल्कों ने तो वो रेमेडी कंडेम करके बात खत्म उधर कर दी। और फिर ये तीसरा फरीक को इंटरनेशनल कानून के किस आर्टिकल के तहत उसने ईरान पर हमला कर दिया। चले ईरान ने गलती की और मान लिया कि गलती हमला कर दिया, वही मैं कह रहा हूं कि किस इंटरनेशनल कानून, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ना पहले इंटरनेशनल कानून की पासदारी करता था ना उसने इस दफा की, इसलिए कि उसकी खिते में जो जोम है, जितनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, उसके मुताबिक अगर वो न करता तो अमेरिका में जो प्रेशर पड़ रहा था, अभी आपने गुफ्तगू की, जो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़ रहा था कि सरेंडर कर दिया, और जो इजरायली लॉबी जो वहां है वो गोट केस में थोड़ी सी उन पर प्रेशर पड़ा है। जेडी वैंस बता रहे हैं कि कितना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बहुत सख्त कर दी ना जेडी वैंस ने, पहले तो हम बात करते थे अपने तौर पर, तो अब वो बहुत सख्त होने के बाद जब देखा जाए तो फिर महसूस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े मखमसे में हैं, बड़े प्रेशर में हैं। आगे एक तरफ इलेक्शन है जिसकी तरफ उनको उसका इलेक्शन का पूरा पॉलिटिकल कैपिटल नजर आता है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहे, और बाद में बाबुल मंदाब भी जो कि भूतियों में 3.5। अब ये तो इस पर डिपेंड करता है ना कि कितना डॉक्टर साहब लेकर इसको आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल जिसका भी जिक्र हो रहा है, वहां तक बात पहुंचती है तो ये किसी के भी हक में नहीं है और अमेरिका के हक में भी नहीं है, खित्ते के हक में भी नहीं है। ईरान में क्या खाना जंगी हो जाएगी? उनको तो पहले ही आपने सैंक्शंस में जकड़ा हुआ है, पहले उनको तबाह करने का कोई आपने तरीका ऐसा नहीं है जो उन पर अप्लाई ना किया हो, तो वो तो शायद सह जाएंगे लेकिन शायद दुनिया नहीं सह पाएगी। सर, अब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर गारंटीज कैसी चाहिए होंगी, क्योंकि 3 मरतबा तो मुज़ाकरात की मेज पर आप बम मार चुके हैं। जी देखिए, ये तो अभी MOU था और इसके बीच में जो वारंटी का जिक्र था वो बड़े वाज़ेह तौर पे था, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ओबामा के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसको आके स्ट्राइक डाउन कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो यही रीज़न थी कि इसकी कोई लीगल गारंटी नहीं थी। तो इस दफ़ा ये तय हुआ था कि अमेरिकन कांग्रेस भी इसको पास करेगी और UNO से इसकी वेटिंग होगी। तो ये तो MOU है, जब एग्रीमेंट की सतह पे आएंगे तो वारंटी भी सारी हो जाएगी। लेकिन मैं जो बेसिक क्वेश्चन है, जब तक उसका डिसीजन नहीं होता, प्रेशर पॉइंट 1, दैट इज हु विल कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अमेरिका नहीं चाहता कि इसका बटन ईरान के पास रहे और ये सेकंड एटॉमिक बम के तौर पे, सेकंड टाइम ऑफ एटॉमिक बम के तौर पे इस्तेमाल हो सके। वो ज्यादा से ज्यादा ये लेवरेज देने के लिए तैयार हैं, जो ईरानियन वाटर है उस पर उसका कंट्रोल हो जाए, जो 7, 8, 9 किलोमीटर का दूसरा ओमान के सामने से गुजरता है, वहां से सेफ लेन एक बना के दुनिया के बाकी जहाजों को उधर से चैनलाइज किया जाए। ईरान तो इस पे तैयार नहीं होगा, ईरान जाके हिट करता है। ईरान तो इस पे तैयार नहीं होगा, हाँ हिट कर। लेकिन देखें ये भी एम्बेसडर साहब इसको जरा कंफर्म भी कर लेंगे कि वो ईरान की टेरिटोरियल वाटर नहीं है। दैट इज अ वायलेशन बाय द जो ईरान के पासदार इनकलाब है उनकी तरफ से, तभी ये जंग छिड़ी है, भड़की है। तो अगर उस पे मेरा ख्याल है कि ईरान ने इसको टेरिटोरियल वाटर तो ईरान की सियासी क़यादत है, अमेरिका का भी नहीं है ना, ओमान का है या ईरान का है, तो वो तय कर लें। जब अमेरिका 7 समंदर पार से आकर यहाँ पर कार्रवाई करता है तो फिर भी हम कहते हैं कि क्योंकि ईरान का नहीं है तो अमेरिका का कौन सा है सर?
5 नंबर में दिया हुआ है सारा MOU। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जंग देखें ये MOU में ये लिखा हो कि ईरान इसको वो करेगा, रेगुलेट मैनेज करेगा, लेकिन उसके बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि ईरान अगर वहां से कोई वेसल गुजरते हैं उसको टारगेट किया जाए। टारगेट भी उन वेसल को किया जाए जो सऊदी अरब और कतर के हैं, जो कि सऊदी अरब को वफद गया, वहां पे उनके जो रूहानी पेश हुआ उनकी आखिरी रसूमात में मगर ब्रिगेडियर साहब, मैनेज करने का मतलब ये है कि जो वेसल यहाँ पर दाखिल होगा वो ईरान की गाइडलाइन के मुताबिक उसके बताए हुए रास्ते से गुजरेगा। वो वेसल्स दाखिल हुए, ईरान ने वार्निंग दी, वो नहीं रुके। जी ये चीजें जो है ना SOP तय होने वाली हैं, इसको बेहतर तरीके से इसको तय किया जा सकता है। दिस शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा ना, अमेरिका अगर चौधरी बन के बैठा है इधर इसमें बीच में आके, तो वो लाजिम बात है चाहेगा कि अभी जो इनका वॉर ऑब्जेक्टिव जो डेली बेसिस पे वो बताते हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन जो सारी वॉर मशीनरी है, जो सारी एफर्ट है उनकी, वो जनरेट हो रही है कि हाउ टू गेट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, तो उनका वार ऑब्जेक्टिव ही साइड पे रह गया। ये तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे तुले हुए हैं। Exactly. तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ, तो हम इसको फ्री करके यहां से जाएंगे तो वो अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल होंगे, अदरवाइज तो इट्स अ टोटल डिफीट फॉर द यूएस। ये कैसे होगा? ये जो आपने बात की ना ब्रिगेडियर साहब, ये कैसे होगा? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया, अब अमेरिका किस तरह से ये यहाँ से अपने वॉर ऑब्जेक्ट हैं वो अचीव कर पाएगा? पहली मर्तबा नहीं किया, उसको बातें सुननी पड़ी पूरी दुनिया से अपने मुल्क के अंदर। दूसरी मर्तबा भी उसने कौन सा वॉर ऑब्जेक्टिव है जो अचीव कर लिया? तो एक ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताइएगा कि अगर दोबारा ये जंग बंद हो जाती है और अमेरिका कोई वॉर ऑब्जेक्टिव जो वो कहता रहा है वो अचीव नहीं करता, तो ये तो और सुक्के की बात होगी अमेरिका के लिए। इस पर ज़रा ख्याल कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। इस जंग में सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि ईरान अपना दिफा कर रहा है। ना इलाकाई जंगें रुक रही हैं, ना अमेरिका के वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रही हैं। डॉक्टर साहबा, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, इस 9 दिन की जंग के बाद भी, ये 10, 11, 12 दिन और चल जाती है, उसके बाद भी अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते तो ये तो शिकस्त पर शिकस्त है जो अमेरिका को देखनी पड़ेगी। और बस सवाल ये है कि वो शिकस्त कब तस्लीम करता है, जो एम्पायर्स नहीं करती हैं आखिरी दम तक नहीं करती हैं। और अगर सवाल ये है कि अमेरिका को ये गवारा नहीं है कि ये चोक पॉइंट ईरान के पास चला जाए, अमेरिका को ये गवारा नहीं है कि वाया ईरान ये चोक पॉइंट चाइना के पास चला जाए, तो चाइना को भी ये गवारा नहीं है कि ये अमेरिका के पास चला जाए। तो जब हम इसकी रूट कॉज की तरफ चले जाएंगे तो पिक्चर हमारे लिए और भी क्लियर हो जाएगी। तो अगेन बात उसी एस्केलेशन ट्रैप पे आ रही है कि बेशक हमले जो हैं वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान की जोग्राफिया की वजह से ईरान उन्हें अब्जॉर्ब कर पा रहा है, गल्फ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जो कि पूरे का पूरा उनका एग्जिस्टेंस जो है वो एक एल्यूजन पे, एक फसाड पे खड़ी हुई है कि वो सेफ हैं, वो वहाँ पे लग्जरी है, आप पैसा इन्वेस्ट करें। तो आप वो खुद अभी इस चीज़ को ओपनली कह नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि वो दहाइयाँ जो हैं वो पीछे चले गए हैं, कोई इन्वेस्टर अब वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो कहाँ जो है वो जंग जो है वो दो अमेरिका और ईरान के दरमियान होनी थी, वहाँ पे सीरिया पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे जॉर्डन पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे अंसारुल्लाह जो है वो शामिल है, गल्फ पूरे का पूरा जो है वो बीच में शामिल है, इराक पे हमले हो रहे हैं। तो ये रीजनल वॉर तो ऑलरेडी बन चुकी हुई है और उसके अंदर बाकी जो रीजन के ममालिक हैं वो मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये होती है कि ये सब जानते हुए कि अमेरिका यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आया, उसके पास कोई वापस जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसका पीयर कंपेटिटर चाइना है। वो एक तरफ मलाका स्टेट को बंद करने के लिए वहां पे प्रेशराइज और चाइना अमेरिका को यहाँ पैर जमाने देगा नहीं देगा और अपनी सपोर्ट भी जारी रखेगा। तो सिर्फ हौसले से ईरान काम ले, इंतकामी जज्बात का नैरेटिव और रेटोरिक से थोड़ा सा हाथ जो है वो खींचे, यानी क्या करे बाबू, या ये हुर्मुज जो है उस पर अपना कंट्रोल छोड़ दे, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दे, बिल्कुल नहीं वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे, वो अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को शट डाउन कर दे, क्या करे? हुर्मुज पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं छोड़े, थोड़ा सा गल्फ कंट्रीज के ऊपर हाथ हल्का रखे। उसकी वजह भी ये है और फायदा भी उनका है, उसमें किसी और का फायदा नहीं है, क्योंकि नफरतें तो ऑलरेडी बहुत मौजूद हैं। तो अगर वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो थोड़े सा हौसले से काम लेता हुआ थोड़ा सा उनकी तरफ, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले,
کہ پہلی دفعہ کے حملے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا, ہم ساری پبلک سپورٹ ساتھ تھی. اب امریکہ حملہ کر رہا ہے تو مگر ڈاکٹر صاحب اگر ایران کی آبادی پر حملے ہو رہے ہیں, اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ایران گلف ممالک کی سڑکوں پر, پلوں پر, اسپتالوں پر, اسکولوں پر حملے نہیں کر رہا اور صرف ملٹری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے, تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نہیں, وہ اب سویلین پہ ہو رہے ہیں نا, اب ڈی سالینیشن پلانٹ پہ حملے ہو رہے ہیں. ایران کے اندر میٹھا پانی بہت ہے پینے کے لیے, گلف کے ڈی سالینیشن پلانٹ پہ حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ملٹری پرسنل جو ہیں وہ بیسز سے نکل کر ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ایئرپورٹس پہ اگر وہاں پہ جہاز سویلین ایئرپورٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں ہو رہے ہیں, ہوٹلز پہ حملے ہو رہے ہیں, سویلین آبادیوں پہ ہو رہے ہیں. وجہ یہ ان کے پاس انٹیل ہے, ان کے پاس چائنیز بیدو ٹیکنالوجی ہے, ٹارگیٹ ان کی 100% ہے, 100% ہے. لیکن بات پھر وہی, یہ میں جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہی کہ ایران جو ہے اس کے پاس حق نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر امید کس سے لگائیں؟ امریکہ سے تو نہیں لگا سکتے. اور اگر اس فساد نے کہیں رکنا ہے تو وہ ایران کی سمجھداری سے رکنا ہے, اور کسی کی سمجھداری, اور تو کسی میں سمجھداری کی امید ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب چائنا ہی اس میں ایران کو سمجھا سکتا ہے, اور تو شاید مجھے لگتا ہے. ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر اشفاق حسن صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اگر ایران سے وہ ڈیل نہیں کر پا رہا تو شاید اسے مذاکرات کرنے چاہیے چین کے ساتھ, لیکن یہ بھی امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ ایسکیلیٹ کرتی ہے یا مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور یہ جنگ پاز ہوتی ہے. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.